आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज के वीडियो में मैं आपसे सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट शेयर कर रहा हूं और ये जजमेंट कल डिलीवर हुआ है। ये रेखा जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड अनदर्स के नाम से है। इस जजमेंट का अगर मैं आपको एक सिंपल भाषा में मतलब समझाऊं तो जहां पे किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सीधा आरोप नहीं है डिसऑनेस्ट इंड्यूसमेंट का। डिसऑनेस्ट इंड्यूसमेंट मीन्स कि छल के माध्यम से, बेईमानी के माध्यम से किसी को प्रलोभन देना और उसके बाद उसको इस प्रकार से लालच देना कि वो अपनी संपत्ति या फिर अपना कुछ भी वैल्यूएबल चीज़ दूसरे व्यक्ति के नाम कर दे, दूसरे व्यक्ति को दे दे। सामान्य भाषा में कहें तो जहाँ कोई किसी व्यक्ति को धोखा देता है, तो अगर ऐसा कोई सीधा आरोप नहीं है तो 420 के अंतर्गत, आईपीसी की धारा 420 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज नहीं होगा। इस मामले में साथियों कुछ ऐसा ही हुआ था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस एफआईआर को रद्द कर दिया और आरोपी को इस मामले से उन्मुक्त कर दिया, अलग कर दिया। अब साथियों, मैं आपको इस केस की स्टोरी बताऊं तो ये जो मामला है ये डिसाइड हुआ है सुप्रीम कोर्ट से, और सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचने से पहले अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे दो लोग हैं। एक हैं जिन्होंने ये एफआईआर क्वेस रद्द करने के लिए केस फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में, और दूसरे इनके हस्बैंड हैं। साथियों, ये जिन्होंने जो केस फाइल किया है, इनके हस्बैंड के ऊपर आरोप था। एक कंप्लेनेंट जो है, जो फरियादी है, उसने केस दर्ज कराया थाने में कि ये जो व्यक्ति है, जो इनके पति हैं, उनके खिलाफ केस दर्ज कराया था कि इन्होंने कंप्लेनेंट को लालच दिया, जिसकी वजह से वो धोखा खाते हुए और इनकी बातों में आ करके उस फरियादी ने 2 किलो 27 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी इस लेडी के पति को दे दिया। उसके बाद ये जो ज्वेलरी जो बरामद हुई तो ये इस लेडी के पास से बरामद हुई। दूसरा आरोप था साथियों कि ये जो लेडी थी ये भी अपने पति के साथ फरार थी और ज्वेलरी इसके कब्जे में थी। तो इस प्रकार से पुलिस ने जो मुकदमा दर्ज किया तो इस लेडी के पति के ऊपर और इस लेडी के ऊपर, दोनों के ऊपर धारा 420 आईपीसी के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर लिया। इसके बाद इस लेडी ने हाई कोर्ट में 482 ऑफ सीआरपीसी के अंतर्गत एफआईआर को क्वेश करने के लिए एप्लीकेशन फाइल किया। आपको पता होगा कि जहाँ कहीं पे हमें ऐसा लगता है कि जो एफआईआर दर्ज की गई है वो गलत तरीके से की गई है, गलत आधार पे की गई है, तो वहाँ पे हम लोग 482 ऑफ सीआरपीसी के अंतर्गत हाई कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करते हैं। अब साथियों, उस एप्लीकेशन को कोर्ट ने डिसमिस कर दिया और कोर्ट ने कहा कि इस पे हम कोई रिलीफ नहीं दे रहे हैं। इस लेडी को और इसके हस्बैंड को, दोनों लोगों ने केस फाइल किया था। इसके बाद केवल इस लेडी ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल किया, अपील फाइल किया कि जो हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है कि जो हमारी जो क्वेसिंग की पिटीशन तो उसको डिसमिस कर दिया है, तो उसको अलाउ कर दिया जाना चाहिए। अब साथियों, यहाँ पे जो दलीलें दी गई वो दोनों पक्षों की ओर से मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो दलील दी गई इस लेडी की तरफ से, तो इनका ये कहना था कि इनके खिलाफ डायरेक्टली एलिगेशन नहीं है, कंप्लेंट ने डायरेक्टली इनके खिलाफ एलिगेशन नहीं लगाया है कि इस लेडी ने किसी भी प्रकार से उस व्यक्ति को धोखा दिया है और उससे 2 किलो 27 ग्राम ज्वेलरी उससे लिया है। ये जो आरोप है इस लेडी के हस्बैंड के ऊपर है, ना कि इस लेडी के ऊपर। हाँ, जहाँ तक रही बात जब्ती की कि उसके पास से ये सामान जब्त हुआ है, तो वो 420 की कैटेगरी में नहीं आता है। उसके खिलाफ उसको अलग धारा से प्रोसिक्यूट किया जा सकता है, लेकिन वो 420 के दायरे में नहीं आएगा। इसलिए इस लेडी को ये जो उसके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया है आईपीसी के सेक्शन 420 के अंतर्गत, उससे उसको रद्द कर दिया जाना चाहिए। एफआईआर और चार्जशीट दोनों को क्वेश कर देना चाहिए। अब साथ ही ये दलील थी इस लेडी की। इसके बाद जो रिस्पोंडेंट है, जो यहाँ पे जो स्टेट है, उसने क्या रिप्लाई दिया। उनका ये कहना था कि यहाँ पे वो लेडी फरार थी। दूसरी बात, जो जब्ती हुई है वो जब्ती इस लेडी के पास से हुई है, इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि इस लेडी का उस पर रोल नहीं था। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनी और दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने जो
कमेंट किया, जो टिप्पणी किया, तो साथियों कुछ इस प्रकार से था कि कोर्ट ने सबसे पहले बताया कि जो 420 का जो मामला है वो किस प्रकार से बनता है। आपको मैं बता दूं कि जो 420 की धारा है वो तब लागू होती है जहां पे कोई व्यक्ति किसी के साथ चीटिंग करता है और चीटिंग के साथ साथ डिसऑनेस्टली इंड्यूसमेंट करता है, जिससे कि कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी दूसरे व्यक्ति को दे दे या उसके नाम कर दे। इस प्रकार से वो छल करता है, उस कंडीशन में 420 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया जाता है। इनके जो इंग्रेडिएंट है वो जो एफआईआर दर्ज की गई थी उसमें मैच नहीं कर रहे थे, क्योंकि उस लेडी ने डिसऑनेस्टली इंड्यूसमेंट नहीं दिया था कंप्लेनेंट को, जो फरियादी था, जिसने बोला कि मेरा जो सामान है, जो ज्वेलरी है, वो दूसरे व्यक्ति ने ले लिया है। तो लेडी के हस्बैंड ने वो प्रलोभन दिया था, लेडी के हस्बैंड ने वो छल किया था, उसने वो बेईमानी किया था, लेकिन लेडी ने नहीं किया था। सामान जब्त होना बात दूसरी है, लेकिन जो 420 के अंदर का जो मुकदमा है, वो जो इंग्रेडिएंट है वो इसमें मैच नहीं करते हैं, वो इस पर कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत वो नहीं आएंगे। तो इस प्रकार से कोर्ट ने ऐसा कहते हुए जो एफआईआर दर्ज की गई थी और जो चार्जशीट फाइल की गई थी उसको क्वैश कर दिया, और जो लेडी थी उसको यहाँ पे उसने उन्मुक्त कर दिया और कहा कि जो मुकदमा है वो इसके खिलाफ नहीं चलेगा, जो लेडी है उसके जो हस्बैंड है जिसने कि इस प्रकार से जो एक्ट किया है, जो चीटिंग किया है, उसके खिलाफ चलेगा। तो साथियों मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे। मेरा इस जजमेंट को शेयर करने का उद्देश्य ये था कि कई सारे मामलों में हमने देखा है कि जहां किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई धोखाधड़ी का आरोप लगता है तो उसके साथ साथ लिंक में जितने भी लोग होते हैं पुलिस सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लेती है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने जैसा देखा इस केस में कि जो डिसऑनेस्टली जो इंड्यूसमेंट किया था वो उसके हस्बैंड ने किया था, लेकिन ज्वेलरी जो जब्त हुई थी लेडी के पास से हुई थी। इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने उसके खिलाफ जो एफआईआर थी उसको क्वैश कर दिया। तो इस प्रकार से अगर आपका भी मुकदमा ऐसा है तो आप या तो डिस्चार्ज के टाइम पे इस मुद्दे को उठा सकते हैं, या तो आप 482 फाइल करके इस मुद्दे को उठा सकते हैं और क्वैश के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। अगर आप इस जजमेंट को पढ़ना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक ऐड कर दूंगा, आप वहाँ से जजमेंट को पढ़ सकते हैं। और अगर आपके कुछ सवाल हैं, कुछ चर्चा करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट के जरिए आप अपने केस के बारे में चर्चा कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों।